Be it waste management or waterlogged roads, Gurgaon is reeling under several crises. But there is one crisis that has been overlooked for long: the crisis of affordable housing in Gurgaon. Hello and welcome to The Print. I'm Sagrika Kisu and I'm right now in Gurgaon. In 2013, Haryana government had come up with affordable housing schemes, under which people of certain salary groups were promised houses in affordable range. It has been over a decade and a huge chunk of these people are still waiting for their houses. The Print spoke to these people to get you a clear picture on what is happening in Gurgaon and how far has affordable housing scheme, which later came under Pradhan Mantri Awas Yojana, has been able to achieve its motive to provide house to those who cannot afford houses in Gurgaon owing to its exorbitant prices. दो कैटेगरीज के इश्यूज हैं, जिसमें सबसे बड़ा इश्यूज है जो अनफॉर्चुनेटली 15-16 प्रोजेक्ट हैं जिसमें बिल्डर्स या तो भाग गए, प्रोजेक्ट लॉन्च किया, पैसे इकट्ठे किए 90-95% और वो भाग गए, और या फिर 35 टोटल 50 अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हैं जिनमें प्रॉब्लम है, और जिसमें 35 हैं जो अभी तक डिलीवर नहीं हुए। कईयों को तो एक्सट्रीमली 7 साल तक हो चुके हैं जो वेट कर रहे हैं। अगेन उनके ईएमआई भी भर रहे हैं, वो रेंट भी भर रहे हैं, और अगर अभी उनकी प्रॉपर्टी मिल भी जाती है तो वो 10 साल या 8 साल 7 साल 8 साल पुरानी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये एक कैटेगरीज ऑफ इशू है जिसमें बिल्डर्स जो गवर्नमेंट कंट्रोल थे, सो कॉल्ड कंट्रोल थे, दे हैव नॉट सबमिटेड बैंक गारंटी, और या जो बैंकरप्ट घोषित हो गए हैं या जो भाग गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक कैटेगरीज ऑफ इशू है जो वर्स्ट केस सिनेरियो है इसका। और उसमें आप मुझे ये भी बताइए कि कितने लोग उसमें फंसे हुए हैं, और उसके बाद आप मुझे बताइए दूसरे जो कैटेगरी है, जिस दूसरी कैटेगरी में आप भी उस कैटेगरी का हिस्सा है, आपको अफोर्डेबल हाउसिंग मिला, मगर फिर अफोर्डेबल हाउसिंग मिलने के बाद कुछ चैलेंजेस है या एवरीथिंग इज हंकी डोरी? या तो दूसरी कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम में जाते हैं जिनको पोजेशन मिल गया, थोड़ा बहुत लेट मिला, लेकिन गुड मतलब गुड न्यूज़ ये थी कि कम से कम आपकी प्रॉपर्टी आपके पास आ गई। तो एक थोड़ा सा मैं कंट्रास्ट करना चाहूँगा नोएडा के कंपैरिजन में गुड़गांव को। गुड़गांव के अंदर हमेशा दो एक्सट्रीम रहे हैं। पहले जब ये स्कीम नहीं आई थी, या तो आप इलीगल कॉलोनीज़ में एक 20-30 लाख रुपए का घर लीजिए, एक मिडिल क्लास फैमिली, या फिर आपको 1.5 करोड़ का लोन लेना पड़ता है, जो सबके बस की बात नहीं है। तो ये स्कीम जो आई थी, जो इसका गैप फुलफिल करने के लिए आई थी, विच वॉज़ वेरी गुड स्कीम। नोएडा के अंदर आप देखोगे आपके पास 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, जितने भी आपके पास मिडिल क्लास के हिसाब से आपके बजट है, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन गुड़गांव में एक बहुत बड़ा एक पोलराइड केसेस है, या तो बहुत सस्ती है इलीगल कॉलोनी, या फिर 1 करोड़। तो ये इट वाज अ वेरी गुड स्कीम। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जिनको पोजेशन मिल गया था, और ज़्यादातर अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी थोड़ी सी आउट ऑफ द सिटीज़ है, और उनकी कनेक्टिविटी में थोड़ा सा इशू है, और रोड्स जो हैं, अब आप भी अब जैसे आए हो मेरी सोसाइटी में, बीच में काफ़ी रोड्स भी अनरिपेयर्ड है, कनेक्टिविटी का इशू है। मेरी वाली तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो अफोर्डेबल सोसाइटीज़ के लोग मेरे पास आते हैं, उनकी रोड ही नहीं है, वहाँ पर स्कूल बस जाने से मना कर देती है, और इतने केस बुरे हैं। और बारिश में पूरा गुड़गांव ही वैसे तो ख़राब होता है, लेकिन जो बाहर सोसाइटीज़ बनी हैं अफोर्डेबल की, वहाँ तक पहुँचने में तो बहुत ही दिक्कत है, मतलब आपकी पूरी गाड़ी डूब जाएगी, और स्पेशली 2 व्हीलर्स और बुजुर्ग और जो लेडीज़ हैं उनको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो एक बहुत बड़ा इशू ये है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट को पहले लाइसेंस देने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, क्योंकि ये रजिस्ट्री का पैसा तो पूरा लेते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें एक बहुत बड़ा चीज़ है जो वाटर कनेक्शन, वाटर की सप्लाई लगभग किसी भी आउटर एरिया में जो सोसाइटीज़ बनी हैं पूरी नहीं हो पाती। उसकी वजह से हमें बाहर से पानी खरीदना पड़ता है, और इवेंचुअली फिर वो अफोर्डेबल नहीं रह जाता। फिर वो नॉर्मल सोसाइटी में हमारे 1 या 2 हज़ार रुपये के तो पानी कई ले रहे हैं, मतलब इट इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम। Thousands of home buyers are still waiting for their promised apartments. The select few whose apartments were built are struggling with the basics: no water supply, poor sewage, and broken approach roads. The policy was aimed to provide housing for all under the public-private partnership model. It was said that all such projects shall be required to be necessarily completed within 4 years from the approval of building plans. 12 years later, several projects, including Ocean 7 Buildtech Private Limited and Mahira Homes, remain in limbo.
The builders have cited several reasons: rising construction costs, delays caused by the COVID-19 pandemic, and the cancellation of licenses, among others. The biggest reason, according to them, is that completing such projects at such low costs was simply not financially viable. There are around 60 affordable housing projects in Gurugram. मैडम मेरा नाम सुनील ढोंडियाल है और मैंने माहिरा सेक्टर 68 में एक हरियाणा अफोर्डेबल स्कीम के अंडर में फ्लैट लिया था। ये 2018 में लॉन्च हुआ था, 17-18 में, एंड इसकी डिलीवरी थी अगस्त 2022। लेकिन हमने जब ये फ्लैट लिया तो पहले तो सबको पता है कि हरियाणा हो या यूपी हो, कहीं पर भी कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पैसा कोई लगाता नहीं है, बिकॉज़ आए दिन प्रॉब्लम्स सुनने को मिलती रहती हैं, बिल्डर ने फ्रॉड कर दिया, बिल्डर भाग गया, बला बला थिंग्स। तो हमने क्या किया कि हमने भी पहले सोचा कि इसको ले ना ले, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर हमने देखा कि रेरा का उस टाइम बहुत कुछ चल रहा था कि रेरा है तो हम सिक्योर हैं, हमारे पैसे सिक्योर हैं, प्रॉपर्टी सिक्योर है, और सिर्फ रेरा के झांसे में आके हमने और बिल्डर ने और सभी जितने भी एजेंट थे उन सभी ने रेरा का हमें एक आगे फ्रंट लाइन में रेरा को एज अ मार्केटिंग आप कह सकते हो, या फिर एक लाइसेंस देके रेरा का कि ठीक है रेरा से अप्रूव्ड है और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये 100% सेफ है। लेकिन जब हमने इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाया, हमने एज पर दी हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंडर जो भी पेमेंट प्लान था, बिल्डर ने जो दिया था, जो DTCP रेरा ने सेट किया था, उसके अकॉर्डिंगली सभी 1497 लोगों ने प्रॉपर तरीके से टाइमली अपनी इंस्टॉलमेंट पे करी बिल्डर को, ठीक है, और बिल्डर को पे करी। और लेकिन जब 2022 आ गया और अगस्त का टाइम पास आ गया, 2022 का, जब हमारे पोजीशन मिलनी थी घर की, सब लोग अपने घर के सपने सजो रहे थे कि ठीक है कोई घर में काम कराना है, सब लोग ये डिस्कस कर रहे थे आपस में। उसी टाइम अचानक से DTCP का एक नोटिस आता है कि बिल्डर ने लाइसेंस लेते हुए कुछ अपने डॉक्यूमेंट में फॉर्जरी की थी, जो कि उन्होंने बताया कुछ बैंक गारंटी में साइन या फिर कुछ फॉर्जरी है, और भी कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि बिल्डर ने गलत जमा किए थे। इस वजह से उन्होंने बिल्डर पे केस किया है और ये काम बंद कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 2022 में हम लोग बड़े ही शॉक्ड हो गए और हमने फिर क्या किया कि चंडीगढ़ का रुख किया। वहाँ हमने ACS थे उस टाइम, श्री अरुण गुप्ता जी, उनके पास गए, जिन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स को सुना और बायर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए एक डिसीजन दिया, ऑर्डर दिया बिल्डर को कि भाई ठीक है, आप 6 मंथ के अंदर इस प्रोजेक्ट को बना के तैयार करो, और आप नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी देगी और आपको हमेशा हमें हर महीने एक अपडेट 15 डेज़ में अपडेट देना पड़ेगा, जो कि कभी फॉलो नहीं हुआ। बिल्डर ने 2-4 दिन काम किया, थोड़ा बहुत काम किया वहाँ पे, और उसके बाद में ये कहकर कि मेरे तो रेरा में अकाउंट ही फ्रीज्ड है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं काम नहीं कर सकता, मेरे अकाउंट को ओपन करवाओ, ठीक है। 6 महीने बीत गए, कुछ नहीं हुआ, ना बिल्डर ने काम किया, ना DTCP ने कोई सुध ली। With home buyers protesting, the administration is tightening the noose around the builders. On August 31st, the Department of Town and Country Planning (DTCP) registered an FIR against OSB for failing to complete its 3 affordable housing projects. The DTCP accused the builder of committing irregularities regarding funds raised from buyers of these projects. Meanwhile, home buyers remain caught in the ongoing back and forth between authorities and the builder. DTCP से हम पूछते थे, सर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट किया, DTCP को कुछ नहीं पता है, उनको हमें ही जाके बोलना पड़ता था, पुश करना पड़ता था कि सर आप प्लीज़ ज़रा प्रोजेक्ट को एक बार देखिए, सुपरवाइज़ कीजिए, एडमिनिस्ट्रेट कीजिए, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। ऊपर से रेरा ने अब बिल्डर के अकॉर्डिंग, बिल्डर कहता है कि मैं काम नहीं कर सकता बिकॉज मैं कैश ट्रांजैक्शन या फिर कोई चीज़ परचेज नहीं कर सकता बिकॉज मेरे एस्क्रो अकाउंट मेरा फ्रीज्ड है, ठीक है। अगर अब इसमें क्या है कि DTCP से हम पूछना चाहते हैं, जितने भी ये बेचारे अभागे बायर्स हैं जिन्होंने रेरा का लाइसेंस दे के DTCP, रेरा और हरियाणा की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में हरियाणा गवर्नमेंट पर भरोसा करके जो अपने खून कमाई की पैसे लगाए थे, ठीक है, उसमें ये पूछना चाहते हैं DTCP से कि जब आपने 2017 में बिल्डर को लाइसेंस दिया था तो जो बेसिक नीड्स होती हैं क्या आपने वो चेक नहीं की थी? आपको वो तभी याद आया जब आपने बिल्डर से 100% पेमेंट ले लिया?
सॉरी बायर से 100% पेमेंट ले लिया। और ये ठीक आपको तभी याद आया जब बायर ने अपना पूरा पैसा दे दिया, ठीक है, और मई 2022 में आपने एक ऑर्डर निकाला कि बिल्डर ने फॉर्जरी कर लिया, अब काम बंद कर दो। जब काम बंद हुआ तो उस टाइम बिल्डर काम कर रहा था, बिल्डर उस टाइम काम कर रहा था, लगभग 150-200 लोग बिल्डर के काम वहाँ पे काम कर रहे थे और प्रोजेक्ट फुल स्विंग में था। लेकिन डीटीसीपी ने बायर के हित को दरकिनार करते हुए प्रोजेक्ट को बंद करा दिया, ठीक है। तो ये बड़ा ही एक अचंभित कर देने वाला प्रश्न है कि डीटीसीपी 4 साल बाद जागती है, ठीक है, चलते हुए काम को रोकती है, बायर्स के हितों को दरकिनार रख देती है, उनकी खून कमाई की जो पैसे थे उन सबको एक साइड कर देती है और प्रोजेक्ट पे काम रुकवा देती है, ठीक है, सिर्फ ये कह के कि भाई बिल्डर ने लाइसेंस लेते हुए फॉर्जरी करी हुई है, डॉक्यूमेंट गलत दिए हैं, जो कि उन्होंने उस टाइम नहीं चेक करे, 4 साल बाद चेक करें, ठीक है। अब रेरा की बात आती है। रेरा ने क्या किया, रेरा को एक एस्क्रो अकाउंट दिया गया है जिसको कि वो मेंटेन करना होता है, ठीक है। बिल्डर जब भी काम करता है साइट पे उसका फोर्टनाइटली या 15 डेज में 3 मंथ में एक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देता है कि जी हमने इतना % कंप्लीशन काम कर लिया है, जिसका कभी भी कोई आप अगर जाके रेरा में देखोगे आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, कोई भी रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ रेरा फेल हो गया। रेरा ने एस्क्रो अकाउंट में एक भी रुपये रखा नहीं अपने पास, सारा बिल्डर को निकलवा दिया। तो अब बिल्डर क्या करे, बिल्डर के पास ना तो पैसा है, ना रेरा की कोई सहायता है, ना डीटीसीपी की कोई सहायता है, ठीक है। बायर अपना बेचारा घर का किराया दे रहा है जिसमें बच्चों को भी पढ़ा रहा है, बच्चों की फीस भी दे रहा है। The affordable housing policy was a scheme for the entire Haryana, but in Gurugram it attracted a different client. Instead of serving the lower income groups, it was meant for the middle class. Those working in multinational companies opted for the scheme. The ones who couldn't fulfill their housing dreams in the city's exorbitant real estate market. See, affordable housing scheme was launched by Honorable Prime Minister and taken up by the states. It was basically a bridge between, or rather not a bridge between, but it was to accommodate the middle class. Because Gurgaon, per se, let's talk of Gurgaon. So Gurgaon suddenly developed as a city for luxurious apartments, which went over the budget of maximum of the middle class people, the earning people. So in order to give them housing, a roof on the head, the government implemented the affordable housing. It was a good scheme. There were few drawbacks which happened in it. Probably they did not look into it. The major was the taking over of the land, how they took it, the land, and gave it to the builders to construct. Then they put in the limits, the selling rate. You know, you can't go over this, which was I think 4,000 rupees a square feet, and then later on it increased to 45 or 5,000. I'm not too sure. So that 4,000 rupees, because Gurgaon is an expensive city, they did not take care of the inflationary costs in terms of raw materials like cement or steel or bricks or whatever, labor also. So 4,000 became very unaffordable for the builders to construct it. And builders, I spoke to builders and they have been saying that this affordable housing scheme was financially not viable for them. That's precisely what I said, 4,000. But having said that, that doesn't mean that they don't complete it, because there were enough checks and riders in it, The money was being paid, it was a clear titles which they got, and it was to be done in a stipulated number of years. I think 3 or 4 years. It had to be completed. So probably the government had taken into account, on the other hand, in hindsight, if I think, the inflationary for 4 years is going to remain, which is going to be comfortable in 4,000, and they will make a clean profit of about 10%. You should not make it more than 10 or 15%, which was a good scheme. But the builders, what happened, started diverting that money into the other buying of other land in Gurgaon or other places, let's say Jaipur or somewhere else, and that's where they could not invest the money which they received into completion of the projects.